अर्थक्वेक है क्या? शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का हिलना ही अर्थक्वेक है। ठीक, तो ये अर्थक्वेक आता क्यों है भैया, क्यों आता है ये अर्थक्वेक? अर्थक्वेक देखेंगे और पिछली वीडियो में हमारा इक्लिप्स और टाइड छूट गया था, तो इक्लिप्स और टाइड भी याद देख लेंगे। तो टोटल हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं, मेजर 7 प्लेट टेक्टोनिक हमारे पास हैं। कौन कौन है? नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक ओशियन, एंटार्कटिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट और दक्षिण अफ्रीका प्लेट। मतलब किसी भी, मतलब कह सकते हो आप किसी कॉन्टिनेंट के या फिर आप किसी ओशियन के नाम पर जो हमारे प्लेट हैं उनको हम मेजर प्लेट बोल देते हैं। और माइनर प्लेट तो बहुत सारी हैं, इंडियन प्लेट भी माइनर है। और बात याद रखना है हमको कि जुआन दे फूका जो प्लेट है ना वो स्मॉलेस्ट प्लेट है, और लार्जेस्ट पैसिफिक ओशियन प्लेट लार्जेस्ट प्लेट है, और स्मॉलेस्ट है जुआन दे फूका। ठीक, अच्छा ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? मैकेंजी एंड पार्कर ने दिया था 1967 में। मैकेंजी एंड पार्कर याद रखना है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की हमारी जो अर्थ है वो कई प्लेट टेक्टोनिक्स कई प्लेटों में बटी हुई है जो कि मूव कर रही है, ऐसा बताया था। और आर्थर होम ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया था 1930 में। इन्होंने मतलब रीजन देने की कोशिश की थी कि जो हमारी ये प्लेटें हैं वो कैसे मूव कर रही हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक के मापने के 2 स्केल हैं, रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल। मर्कैली जो हमारा स्केल है ये डैमेज को नापता है कि कितना डैमेज हुआ। मर्कैली स्केल इंटेंसिटी को मापता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। ये लिमिटेड स्केल होता है जो कि 1 से 12 तक होता है। बट जो हमारा रिक्टर स्केल होता है ये मैग्नीट्यूड को मापता है, ये एनर्जी को मापता है, और ये लिमिटलेस स्केल होता है। बट 110 तक ही अभी तक ये देखा गया है। अब अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको फोकस बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर। जहाँ से अर्थ ओरिजिनेट हुआ उसको हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। इपी सेंटर क्या है? ऑन द सरफेस, अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले जो जहाँ पर ये वेव्स आती हैं अर्थक्वेक की, जहाँ सबसे पहले अर्थ के जिस सरफेस पर सबसे पहले वेव्स आती हैं वहाँ पर बहुत ही ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं। मतलब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रीजन ये होता है जो ईपी सेंटर होता है। तो ईपी सेंटर क्या है? जहाँ पर सबसे पहले वेव्स पहुँचती हैं अर्थ सरफेस पर, वहाँ पर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रीजन जनरेट हो जाता है और वो ईपी सेंटर कहलाता है। तो हाइपोसेंटर ईपी सेंटर क्लियर हो गया। अब ये सीज़मोग्राफ क्या होता है? तो डिवाइस का नेम है ये सीज़मोग्राफ, जिससे अर्थक्वेक मापी जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हाइपोसेंटर है, हाइपोसेंटर या उसी को फोकस बोल दिया जाता है, अगर वो हमारा फोकस सैलो रहा तो क्या होगा? अगर अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर बहुत ही सैलो है, यानी कि जमीन के बहुत ऊपर है, बहुत नीचे नहीं है, तो अगर सैलो है तो वो बहुत अधिक इंटेंसिटी उसका देखने को मिलेगा और वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचर की हो जाएगी। लेकिन जब डीप रहेगा तो उसकी इंटेंसिटी हमको अर्थक्वेक की कम नजर आएगी। अच्छा, अब सीज़मिक वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो अर्थक्वेक से निकलने वाली वेव्स हैं उसको सीज़मिक वेव्स बोला जाता है। सीज़मिक वेव जो है 2 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की? 2 टाइप की। एक तो बॉडी वेव और दूसरा सरफेस वेव। बॉडी वेव ये क्या है? ये ट्रेवल करती हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये अर्थ के अंदर ट्रेवल करती हैं बॉडी वेव। और सरफेस वेव ये सरफेस पर ट्रेवल करती हैं। जब बॉडी वेव सरफेस वेव पर आ जाती हैं तो वही बॉडी वेव सरफेस वेव बन जाती हैं। बॉडी वेव 2 तरीके की होती हैं, पी वेव और यस वेव। पी फॉर प्राइमरी वेव और यस फॉर सेकेंडरी वेव।
तो प्राइमरी वेव फास्टेस्ट होती है और जो एस वेव है वो स्लो होती है। जो वेव स्लो होगा वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा, ये चीज याद रखना है। जो हमारी पी वेव्स हैं ये इसकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड में और देन गैस में होता है। जो हमारा एस वेव है ये केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है, याद रखना, ओनली इन सॉलिड में ट्रेवल करेगा। जो आपका एस वेव है ये केवल सॉलिड में ट्रेवल करेगा। पी वेव सॉलिड में सबसे तेज, देन लिक्विड में, देन फिर गैस में ट्रेवल करने वाला है। और जो हमारा पी वेव होता है ये साउंड के जैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का, यानी जो इसका प्रोपोगेशन होगा वो वेग की दिशा में ही इसका प्रोपोगेशन होगा। और जो एस वेव होता है वो ट्रांसवर्स होता है। पी वेव लाइक अ साउंड, याद रखना। और ये जो हमारा पी वेव होता है ये क्रिएट करता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करता है। जो पी वेव होता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करता है, और जो एस वेव होता है ये क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करता है। पी वेव है ना भाई साहब, तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन क्रिएट ही करेगा क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है और वो उसका जो प्रोपोगेशन है उसके कणों का वो वेग की दिशा में ही हो रहा है उसका प्रोपोगेशन। तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन तो क्रिएट करेगा ही। जहां पर कंप्रेस हो जाएगा उसका कंप्रेशन, जहां पर दूर दूर हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन बोला जाएगा। तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पी वेव में होता है। सेकेंडरी वेव में क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक, ऐसे चलता है। तो ये जो हमारा पी वेव होता है ये लेस डिस्ट्रक्टिव होता है और यस वेव हाईली डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। अभी हमने बताया जो वेव स्लो चलेगी वो हाईली डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है और सबसे अधिक डिस्ट्रक्टिव तो हमारी एल वेव होती है, देन फिर एस वेव, देन फिर पी वेव। एल वेव के बारे में अब बात कर लेते हैं। ये कब ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट व्हेन बॉडी वेव्स कम्स इन कांटेक्ट विद सरफेस। जब बॉडी वेव हमारी जो होती है अर्थ के नीचे से चलती हुई है सरफेस पर आ गई, तब बन जाता है आपका ये सरफेस वेव बन जाता है। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। इसको रैले वेव भी बोला जाता है। मतलब रैले वेव और एल वेव में दोनों में अंतर है, बट अभी आप जान लो रैले वेव ही जो है लव वेव है। लास्ट टू नीड ऑन नोटेड ऑन सीज्मिक ग्राफ, सबसे आखिरी में सीज्मिक ग्राफ पर, सीज्मोग्राफ पर ये नोट की जाती हैं। अच्छा, जो हमारा पूरा इंडिया है भारत, उसको हमने कुछ सीज्मिक जोन में डिवाइड कर रखा है। टोटल 4 सीज्मिक जोन होते हैं। जोन नंबर 1 में अर्थक्वेक बहुत कम आता है। जोन 5 जो होगा वो हाईली डिस्ट्रक्टिव नेचर होगा। जोन 5 में सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे, जोन 2 में कम आएंगे। और जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है। जोन 1 को खत्म कर दिया गया भैया, आता ही नहीं है, वहां पर बहुत कम भूकंप आता है। तो जोन जो हाईली, जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, गुजरात हो गया आपका, और इंडियन यूरेशियन जो प्लेट मिलते हैं हिमालयन रीजन में, वहां पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आएगा। अंडमान निकोबार में अर्थक्वेक आता है। फिर अब हम बात करते हैं ये शैडो जोन क्या होता है। शैडो जोन जहां पर सीज्मिक वेव नहीं रिकॉर्ड की जाती, जहां पर सीज्मिक वेव पहुंच ही नहीं पाती, उसको हम शैडो जोन बोल देते हैं। तो पी, अब अर्थ में कौन सी जो है वेव्स चलती हैं? पी और एस वेव, बॉडी वेव भी तो अर्थ में चलती हैं। तो पी और एस वेव में हम देखने वाले हैं शैडो जोन क्या होता है। तो जब पी वेव चलने लगी, चूंकि पी वेव अभी हमने देखा था सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में चलता है। तो पी वेव मस्त चल रहा था। और चूंकि हमको पता है कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड नेचर का है, तो जैसे आउटर कोर में पी वेव पहुंचा तो वहां से उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। तो जहां 105 डिग्री लेटीट्यूड तक पहुंच पा रहा था, उसके बाद में वो दिखना ही बंद हो गया पी वेव। और फिर हमको देखने को मिला 145 डिग्री पर जा करके। तो 105 से 145 तक वो क्यों गायब रहा? क्योंकि वहां तक जो पी वेव्स है वो रिकॉर्ड ही नहीं की गई, उसने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया, चूंकि वो लिक्विड में भी चल सकता है। तो 105 से 145 डिग्री तक पी वेव का शैडो जोन होता है और 105 से 105 तक एस वेव का शैडो जोन होता है। एस वेव आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि हमको पता है कि एस वेव केवल सॉलिड में ही ट्रेवल करता है, इसलिए आउटर कोर मिल गया बीच में
और आउटर कोर जैसे आया वहां से एस वेव आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू पी वेव। तो पी वेव का लेस होता है शैडो जोन, एस वेव का लार्ज होता है शैडो जोन, और एस वेव जो होती है वो पूरे अर्थ का 40% से अधिक एरिया कवर करती है शैडो जोन जो होता है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हमारा ये खत्म होता हुआ। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 95% अर्थक्वेक आता है और 75% वोल्केनो दुनिया का यहीं पर देखने को मिलता है। हाईली अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक प्रोन रीजन है ये। और जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बीच में जो वोल्केनो आते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम अलग नाम से जानते हैं, उनका नाम हम आगे चलकर बताएंगे जब हम वोल्केनो पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इक्लिप्स के बारे में और टाइड के बारे में बात कर लेते हैं। इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। तो इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स मतलब किसी चीज का ना दिखना। तो लूनर इक्लिप्स होता है एक, और एक होता है सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब होता है आपका लूनर इक्लिप्स। और लूनर इक्लिप्स हमेशा पूर्णिमा के दिन होगा। अब लग रहा होगा भैया लूनर इक्लिप्स हमको तो ये चंद्रमा दिख ही नहीं रहा तो पूर्णिमा कैसे हो जाएगा? अमावस्या होनी चाहिए ना। नहीं दिख रहा है, वो विजिबल होता है पूरा। हम दूसरी साइड में अर्थ के होते हैं ना, इसलिए हमको वो नहीं दिख रहा होता है। तो सोलर इक्लिप्स अमावस्या के दिन होगा। मतलब आप ऐसे समझ लो उल्टा होता है बस। न्यू मून क्या होता है? जब अमावस्या के बाद नया नया चंद्रमा निकलना चालू करता है तो दैट इज कॉल्ड द न्यू मून। रेड मून क्या होता है? रेड मून भी होता है जब मून लाल दिखने लगे। ये अक्सर सोलर इक्लिप्स में नहीं, सोलर इक्लिप्स में नहीं दिखेगा ये सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में कभी कभी मून लाल दिखता है जब वो दूर होता है, तो उसको हम रेड मून बोल देते हैं। ये ब्लू मून क्या है? जब एक ही मंथ में दो पूर्णिमा आ जाएं, एक ही मंथ में दो पूर्णिमा आ जाते हैं तो उसको ब्लू मून बोल दिया जाता है। फुल मून क्या है? फुल मून मतलब फुल मून, पूरा मून आपको दिखाई दे, जैसे पूर्णिमा को होता है फुल मून। सुपर मून क्या होता है? जब मून बहुत ही पास आ जाए, जैसे हमने बताया था ना पेरिग्यू एपिग्यू। तो पेरिग्यू मतलब सबसे पास, उपभू सबसे पास आ गया तो उसी को फुल मून बोल दिया जाएगा। और जो इक्लिप्स होता है पार्शियल हो सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ढका हो चंद्रमा, टोटल हो सकता है टोटली ढक ले, एन्यूलर भी हो सकता है कि पूरी तरीके से एकदम ढक ले। एन्यूलर इक्लिप्स, टोटल इक्लिप्स, एन्यूलर इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स ये होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइड के बारे में। तो टाइड क्या है? टाइड है ग्रेविटी। टाइड क्यों होता है? टाइड मतलब क्या? ज्वार और भाटा, राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। सी वाटर का राइज होना एंड फॉल होना वही तो है टाइड। ये टाइड क्यों होता है? ग्रेविटी के कारण और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से आ रहा है। ये दो मेन कारण हैं टाइड के। तो एक को बोला जाता है स्प्रिंग टाइड और दूसरे को बोला जाता है नीप टाइड। सर्ज क्या होता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन चेंज सी वेव। सिंपल सा समझो, सर्ज क्या है? जब एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से लहरें समुद्र में आती हैं तो उसको हम सर्ज बोल देते हैं। टाइड आपका अलग है। टाइड दो तरीके का होता है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड कब होता है? हमारा अर्थ है और सन और मून एक ही तरफ हो गए तो सन भी खींचेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा मून, और जो हमारा मून है वो भी ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। तो सन की साइड और मून की साइड में जो लिक्विड है यानी पानी है वो अधिक खिंच जाएगा ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो इस कारण से बहुत अधिक पानी राइज कर जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे स्प्रिंग टाइड। और दूसरी साइड में क्यों इमर्ज करेगा?
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा दूसरी साइड, इसलिए। और अर्थ के और जो दोनों साइड बचे यानी ऊपर और नीचे, वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर मतलब लेवल उसका डाउन हो जाएगा पानी का। अच्छा, जो ये फ्लड और एब, पहले ये समझो फ्लड क्या है और एब क्या है। जब राइज करता है पानी तो उसको फ्लड बोलते हैं, और जब पानी पीछे हटता है तो उसको एब बोला जाता है, फ्लड एंड एब। स्प्रिंग टाइड कब होगा, जब सन और मून एक ही साइड में आ जाएंगे, या सन एक तरफ होगा और मून दूसरी तरफ होगा, तब भी उसको स्प्रिंग टाइड बोलेंगे। मतलब ऐसे याद रखो कि स्प्रिंग टाइड में राइज एंड फॉल बहुत तेज होता है, बट नीप टाइड में जो पानी का राइज एंड फॉल होता है वो स्प्रिंग टाइड की तुलना में कम होता है। और इस पे नीप टाइड कब होता है, जब मून और सन और अर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनने लगे, तब होता है नीप टाइड। अब भी टाइड आएगा, ऐसा नहीं कि टाइड नहीं आएगा, बट कंपेरेटिवली स्लो आएगा।